नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। आज हम कोऑर्डिनेटर पर आधारित क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम कुछ नए क्वेश्चंस की स्टडी हम करेंगे। ABCD इज स्क्वायर एंड CDE इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आउटसाइड द स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BEC? ABCD एक स्क्वायर है, बाहर कोई इस तरीके से एंगल बना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है CDE, ये सब इक्वल है। तो ये पूछ रहे हैं कि एंगल BEC इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताइए आप, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एंगल जो ट्रायंगल DEC है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल DCE जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हर एंगल जो है वो 60 का होगा। तो ये भी जो है वो 60 का होगा और ये ऊपर वाला भी पूरा 60 का होगा। देखिए 60 का होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए, और ये एक स्क्वायर है तो ये क्या है, ये 90 का होगा। कितने का होगा? 90 का होगा। तो ये जो पूरा एंगल हो जाएगा ECB, ये पूरा एंगल हो जाएगा ECB, ये कितना हो जाएगा 60 + 90 = 150। एंगल ECB = 60 + 90 = 150। इतना समझ में आया? अब इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, ट्रायंगल BEC में देखिए ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है बना हुआ है, और इस इक्विलैटरल की जो ट्रायंगल की जो साइड जो है वो इस स्क्वायर के साइड के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये वाली साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है तो ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, तो और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इसके इक्वल है। सब बात समझ में आ रहा? तो ये आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसको x मान लो तो फिर ये भी x हो जाएगा। तो 2x + 150 = 180। तो x = 150 में से 180 में से 150 जाएगा तो बचेगा कितना, 30। तो x = बचेगा 15। तो इन्होंने क्या पूछा था, एंगल BEC जिसे हमने x माना था वो क्या हो गया, 15। क्या हो गया? 15 डिग्री। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ज्योमेट्री पढ़ने के लिए जो फिगर होता है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा और फिगर में ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक एक स्टेप लिखते रहेंगे कि दिस इक्वल टू दिस एंगल, दिस इक्वल टू इतना, दिस एंगल इतना, ये सब लिखते रहेंगे तो उसमें क्या है कि टाइम किल होगा और पूरा का पूरा आप टाइम लिखने में ही चला जाएगा। तो आधे से ज्यादा चीज आपको मन में सोच लेना है और उसके बाद की जो कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करने के लिए पेपर पर पेन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS is a parallelogram and U is the midpoint of QR. If PQ = 4 centimeter, then what is the value of PT? तो देखिए PQRS जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें
क्यू आर का मिड पॉइंट यू है, तो भाई क्यू आर का मिड पॉइंट यू हो गया। पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो आपको गिवन है हाउ मच, 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीटी। तो देखिए इस पी क्यू को इस साइड ऐसे बढ़ाया गया है, ठीक है। पी क्यू को टी तक बढ़ाया गया है और ये जो है मिड पॉइंट से होते हुए एस से ज्वाइन हो रहा है, ये जो है यू से गुजरते हुए एस से ज्वाइन हो रहा है। कौन ज्वाइन हो रहा है, टी ज्वाइन हो रहा है। तो इन्होंने ये पूछा है कि पीटी जो है, ये पूरा पीटी है, इसकी लेंथ क्या होगी, पीटी इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स पर विचार करेंगे, ट्रायंगल आर यू एस एंड ट्रायंगल टी यू क्यू। तो देखिए लिख दे रहे हैं, वैसे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल आर एस यू एंड ट्रायंगल टी यू क्यू, टी यू क्यू। देखिए पी क्यू को टी तक बढ़ाया गया, तो ये पूरी लाइन जो है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, तो टी क्यू पैरेलल आर एस है कि नहीं। जब टी क्यू पैरेलल आर एस है और ये टी एस जो है ट्रांसवर्स लाइन हो रही है, तो हमने आपको बताया था दो समांतर रेखाओं को एक अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होता है, एकांतर कोण बनते हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो अगर हम इनको नाम दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 4 दे दें, इसको 5 दे दें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। ये क्या है अल्टरनेट एंगल हो गए, और ये क्या है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो गया। ये बात समझ आई। तो हमने आपको ट्राइंगल की थ्योरम में बताया था, जिस टाइम हम आपको सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा रहे थे, कि अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएं, तो वो आपस में क्या है, सिमिलर होते हैं। तो इससे आपको मिल जाएगा ट्राइंगल आर एस यू सिमिलर टू ट्राइंगल टी यू क्यू। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो है, वो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो सेम रहता है। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा आर एस अपॉन टी क्यू इक्वल टू आर यू अपॉन यू क्यू। इतना समझ में आया। तो देखिए अब क्या मिलेगा, आर एस अपॉन टी क्यू इक्वल टू, अब देखिए ये क्या था, ये यू मिड पॉइंट था, तो आर यू और यू क्यू जे इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा आर यू अपॉन यू क्यू की जगह हम आर यू अपॉन आर यू अगर हम कर दें तो मिल जाएगा 1, मिल जाएगा। तो आर एस इक्वल टू मिल जाएगा टी क्यू, आर एस इक्वल टू मिल जाएगा टी क्यू। अब चूंकि क्या है, आर एस जो है वो क्या है, पी क्यू को इक्वल है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो आर एस तो 4 सेंटीमीटर है ही,
और टी क्यू आर एस के इक्वल है, तो टी क्यू भी 4 सेंटीमीटर मिल गया आपको, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको मिल गया। पूछ रहे हैं इसकी लंबाई पी टी, तो पी टी की लंबाई होगी पी क्यू प्लस क्यू टी, ये होगी कि नहीं होगी? तो बस पी टी इक्वल टू 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है फिगर देख के और क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MNOP इज पैरेललोग्राम, PM is extended to Z, OZ intersect MN and PN at Y and X respectively, MY equal to YN, if OX equal to 27 meter, if OX equal to 27 centimeter and XY equal to 18 centimeter, what is the length of YZ? YZ की लेंथ उन्होंने पूछी है। एक जो है वो समांतर चतुर्भुज है, क्या है? MNOP, ठीक है। अब जो है ये PM है, इसको Z तक बढ़ाया गया है इस तरीके से, और Z को जो है O से मिलाया गया है, ठीक है, जो कि MN को Y पर काटता है और PN को मिलाया गया है। PN को X पर काटता है और Y जो है वो MN का मिड पॉइंट है। Y जो है वो MN का मिड पॉइंट है, क्योंकि दिया है MY इक्वल टू YN। तो इस कंडीशन में ये पूछ रहे हैं कि YZ की जो लेंथ है वो बताना है, और जबकि दिया गया है OX इक्वल टू 27 सेंटीमीटर एंड XY इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? और पूछा है ZY की लेंथ बताइए, ZY इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे ट्रायंगल ZPO एंड MZY, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्ग्रुएंट हम ट्रायंगल MZY एंड PZO को आपस में सिमिलर प्रूफ कर देंगे, और सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। वो काम बनेगा साइड्स के रेशियो वाला। देखते हैं भाई, ट्रायंगल MZY एंड ट्रायंगल PZO, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा? देखिए ये वाला एंगल तो इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन रहेगा और इसमें भी कॉमन रहेगा। देखो PZO एंड MZY इन दोनों में कॉमन रहेगा। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, समझ रहे हैं, और ये ट्रांसवर्स लाइन है दोनों, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आपको पता ही है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो तो आपस में सिमिलर होते हैं। तीनों ना हो, अगर दो ही हो तो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम इसका नाम, इस एंगल का नाम 1 रख दें, इसका 2 रख दें, इसका 3 रख दें, इसका 4 रख दें, इसका 5 रख दें, तो कैसे मिलेगा हमें? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1, ये क्या है? कॉमन, दोनों में कॉमन रहेगा। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 की और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 क्यों होंगे?
क्योंकि ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे, इसलिए तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इस तरीके से। तो ये सब आप क्या है मन में कर लेंगे इसको, ये इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतना सब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। अब पेन कहां से चलेगा, पेन यहां से चलेगा कि ये इसके तीनों एंगल, जब इसके तीनों एंगल के इक्वल हो गए तो मिल जाएगा ट्रायंगल एम जेड वाई सिमिलर टू ट्रायंगल पी जेड ओ, ये मिल गया। अब ये जेड वाई पूछ रहे हैं कि जेड वाई क्या है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो हमें उनकी भुजाओं का रेशियो मिलता है, उनकी साइड्स का रेशियो मिलता है जो कि सेम होता है। तो देखिए इससे हमें मिलेगा जेड वाई अपॉन वाई ओ इक्वल टू एम वाई अपॉन पी ओ, ये चीज है। पेन आपका यहां से चलेगा, समझ रहे, इतनी चीज आपको अपने माइंड में ही कर लेना है। तो देखते हैं जेड वाई, अब वाई ओ कितना हो गया, वाई ओ है ओ एक्स प्लस एक्स वाई यानी कि 45। और देखिए एम आई जो है वो पीओ का हाफ है, क्यों, क्योंकि y जो एम एन का मिड पॉइंट था, तो ये एम आई हाफ पीओ हो जाएगा और ये पीओ ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको 1/2 मिल जाएगा। तो जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा 45/2 इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी with unequal sides of the diagonals AC and VD intersect at right angle, और देन जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन प्रूव हो जाएगा, ये कह रहे हैं ये। तो देखिए कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दिया नहीं है कि तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इन्होंने कहा है कि ए सी एंड बी डी ए सी एंड बी डी ये किसी बिंदु ओ पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रूव होकर आएगा, तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में आप देख लीजिए, इस वाले में ये 90 का है तो ये हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसी तरीके से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखेंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और इसी तरीके से आपको मिल जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इन सबको क्या कर देंगे आप, ऐड करने पर मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू 2 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस
ओ सी स्क्वायर, ये सब मिल जाएगा, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब देखिए इक्वल टू ओ ए स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, ये मिलेगा ए बी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये मिलेगा बी सी स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, 2ab² प्लस 2bc²। इस वाले साइड को हम इस साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। और यहां क्या था, ab² प्लस bc² प्लस cd² प्लस da²। बस प्रूव हो गया ab² प्लस bc², क्योंकि इसे यहां पर ट्रांसफर कर दिया, cd² प्लस da²। यही इसका आंसर होगा। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD is a trapezium where AD parallel BC. The diagonals AC and BD intersect each other at the point O. A equal to 3, C equal to x minus 3, BO equal to 3x minus 19, DO equal to x minus 5. Find the value of x. तो ABCD एक ट्रेपेजियम है, यानी कि एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें कहा गया है कि AD पैरेलल BC है। तो जब AD पैरेलल BC है तो हम इसको ऐसे मानेंगे, ABCD तो हो गया AD पैरेलल BC। फिर कहा गया है कि जो AC और जो BD है वो एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और दिया है AO इक्वल टू 3, CO इक्वल टू x माइनस 3। AO इक्वल टू 3, CO माइनस CO इक्वल टू x माइनस 3, एंड BO इक्वल टू 3x माइनस 19, एंड DO इक्वल टू x माइनस 5। इतनी जानकारियां दी हैं। देखिए हम इन दो ट्राइंगल्स पर विचार कर लेंगे। किन पर विचार कर लेंगे? ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। तो देखिए ये पैरेलल इसके हैं, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, और एक ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल टू 2। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो एंगल 3 इक्वल टू 4। इसको 5 मान लो और इसको 6 मान लो, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 5 ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो इससे जब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, तो हमने आपको बताया था सिमिलर ट्राइंगल जब हो जाते हैं तो उनकी जो साइड का जो रेशियो है वो बाकी की साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो OA अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB। इतना समझ में आया कि नहीं? तो देखिए OA क्या है 3, CO क्या है x माइनस 3, OD क्या है x माइनस 5, एंड BO क्या है 3x माइनस 19। तो देखिए ये कितना हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, OD अपॉन OD। देखिए 9x माइनस 57 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 5x, तो हो जाएगा माइनस 8x प्लस 15। सबको वहां ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 प्लस 57, तो हो जाएगा 72। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू होगी जो कि पूछी गई है वो 8 और 9 में से एक कोई एक होगी। ठीक है, 8 होगी या 9 होगी। If the parallel sides of a trapezium are 8 centimeter and 4 centimeter, M and N are midpoint of diagonals of the trapezium, the length of MN। ठीक है, तो पैरेलल साइड है, एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड है। देखिए एक ट्रेपेजियम ये हो गया, ट्रेपेजियम की एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ये है 4 सेंटीमीटर और ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, पैरेलल साइड है? इस तरीके से है। M and N are the midpoint of diagonals of the trapezium। जो ट्रेपेजियम है वो ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो किसी बिंदु O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो ट्रेपेजियम है इसके जो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट M एंड N है। ठीक है, इस तरीके से। इनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, तो बोल रहे हैं इस MN की जो है लंबाई बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि MN इक्वल टू हाफ। ठीक है, बड़ी साइड में से छोटी साइड को हम डिडक्ट कर देंगे, CD माइनस AB, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ही होता है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें हम यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ CD है 8 और AB है 4, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और फिर 2, तो MN इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AD पैरेलल BC एंड AB इक्वल टू CD इक्वल टू 10 मीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ AD फ्रॉम BC। तो ये एक ट्रेपेजियम बोल रहे हैं जिसमें AD पैरेलल BC है। ABCD, AD पैरेलल BC हो गया। ठीक है, AB इक्वल टू CD इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या है, इक्वल है। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर की इक्वल लाइन है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि AD और BC के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इससे इस पर
परपेंडिकुलर ड्रॉन हम कर दें तो जो इस परपेंडिकुलर की लंबाई होगी वही जो है इनकी बीच की दूरी होगी। और एक बात और है कि ये जो एंगल सी है ये दिया है 45 अंश। तो हमारा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि इसमें लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, इसको आप कंसीडर कर लो एन, तो डी एन अपॉन 10। तो साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल टू डी एन अपॉन 10। तो हो जाएगा डी एन इक्वल टू 10/√2। ठीक है, परमेयकरण कर देंगे तो डी एन इक्वल टू हो जाएगा 5√2। तो देखिए 5√2 जो है इनकी बीच की दूरी आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा।